नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फोकस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं बजरंग सैनी आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूं और चैप्टर जैसा कि आप देख रहे हैं, आज अपन पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के बारे में, जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का एक महत्वपूर्ण फिजिक्स का टॉपिक है दोस्तों। और आपको एक बड़े ध्यान से इसको समझना है, पढ़ना है। इसके अलावा अन्य एग्जामों में भी ये टॉपिक अपनी जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा क्या है, ऊर्जा किसे कहते हैं। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ऊर्जा का अर्थ होता है कार्य करने की क्षमता को। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। अपन किसी भी काम को करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऊर्जा क्या है? एक कार्य करने की क्या है? क्षमता है। कार्य करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसी का नाम क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। और कोई भी जो निकाय या तंत्र होता है, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो ऊर्जा निहित होती है, वो ऊर्जा फिक्स होती है। जैसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जैसे पंखा घूम रहा है तो वो एक प्रकार का कार्य कर रहा है और उस कार्य को करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ रही है? विद्युत ऊर्जा आ रही है। जैसे बाइक चल रही है, दौड़ रही है, तो वो एक कार्य कर रही है, तो उस कार्य को करने के लिए उसके पास जो एनर्जी ऊर्जा आ रही है, तो वो कौन सी ऊर्जा आ रही है? उसको ऊर्जा ईंधन से मिल रही है, पेट्रोल डीजल से मिल रही है। जैसे कोई किसान खेत में काम कर रहा है तो वो जो कार्य कर रहा है उसको जो एनर्जी है, उसको एनर्जी किससे मिल रही है? उसको ऊर्जा मिल रही है भोजन के द्वारा। तो कोई भी निकाय तंत्र, कोई भी निकाय तंत्र है, उसको कार्य करने के लिए दोस्तों किसकी जरूरत पड़ती है? सदैव ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी निकाय या तंत्र है, उसके कार्य करने की जो क्षमता है उसी का नाम क्या होता है? ऊर्जा होता है। तो आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है दोस्तों। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना दोस्तों, ऊर्जा के बिना, ऊर्जा के बिना, ऊर्जा के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता, संपन्न नहीं होता है। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कार्य को करने के लिए दोस्तों किसकी जरूरत पड़ेगी? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो तो है दोस्तों, कार्य करने की जो क्षमता है उसी का नाम क्या है? ऊर्जा है। बिना एनर्जी के कोई भी कार्य कभी भी संपन्न नहीं होता है और प्रत्येक कार्य को करने के लिए ऊर्जा की क्या होती है? सदैव आवश्यकता होती है। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा एक कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। ऊर्जा एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके बाद में अगला तथ्य है, इससे रिलेटेड अगला तथ्य एक है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा
एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। आपको एक महत्वपूर्ण नियम याद रखना दोस्तों, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और न ही इसे क्या किया जा सकता, नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, कोई भी निकाय या तंत्र है, उसके पास जो भी एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो निहित रहती है, वो फिक्स रहती है। उस ऊर्जा को आप नष्ट नहीं कर सकते, उस ऊर्जा को उत्पन्न भी नहीं कर सकते। ऊर्जा केवल एक रूप से क्या करती है, दूसरे रूप में बदल जाती है। और प्रकृति की ऊर्जा अंत में किसको मिल जाती है, प्रकृति को ही मिल जाती है। और इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती और ऊर्जा को कभी उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता। ऊर्जा का केवल क्या बदलता है, ऊर्जा का केवल रूप बदलता है। और आपको ध्यान में रखना, ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब अगली बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ऊर्जा का जो मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऊर्जा का मात्रक, तो आपको ध्यान रखना है ऊर्जा का मात्रक जूल होता है दोस्तों। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। ऊर्जा का मापन जूल में कर सकते हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक जूल बराबर एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग भी होते हैं। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब अगली बात है ऊर्जा के प्रकार कौन से हैं। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार आपको ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण बात, किसी निकाय या तंत्र की कुल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी निकाय या तंत्र की कुल ऊर्जा को क्या कहते हैं दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और आपको ध्यान में रखना है, इस यांत्रिक ऊर्जा का मान, अतः यांत्रिक ऊर्जा का मान बराबर होता है किसके, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के, स्थितिज ऊर्जा के। ये आपको ध्यान में रखना है। किसी भी निकाय या तंत्र की कुल ऊर्जा को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। और किसी निकाय या तंत्र की जो टोटल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा, उसका मान होता है गतिज ऊर्जा के और स्थितिज ऊर्जा के। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो गतिज ऊर्जा होती है इसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और ये वाली होती है पोटेंशियल एनर्जी। इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ये टोटल होती है मैकेनिज्म एनर्जी, ME के बराबर। तो ME बराबर होता है KE प्लस PE। दोस्तों अब आगे आपको देखना है अब आगे देखना है, सबसे पहले गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा क्या है। अब आगे पढ़ना हमको स्थितिज ऊर्जा के
बारे में। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? देखो, किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन आ जाता है किसी वस्तु की स्थिति में कोई चेंज आता है, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, मान लीजिए ये नीचे रखा हुआ है, इसकी प्रारंभिक स्थिति इस टेबल के ऊपर थी। जैसे इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो इसकी स्थिति में क्या आ रहा है दोस्तों? चेंज आ रहा है। जैसे धरातल पर भरा हुआ पानी, और उसी पानी को अपन अगर ऊंचाई पे रखी हुई किसी टंकी में भर दिया जाए तो उसकी स्थिति बदल जाती है। इसी प्रकार से कोई स्प्रिंग है और उसको पकड़ के अपन खींच दें तो उसकी स्थिति में क्या आता है दोस्तों? चेंज आता है। इसी प्रकार से रबड़ को पकड़ के खींच दें तो उसकी स्थिति में क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन आता है तो उसके कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न जो एनर्जी है उसको अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर किसी वस्तु की स्थिति में चेंज आएगा तो उस एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा मानी जाएगी। और इस ऊर्जा का मान, पीई का मान, पोटेंशियल एनर्जी का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान दोस्तों mgh होता है। ये आपको ध्यान रखना है। स्थितिज ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है? mgh के बराबर। यहाँ m द्रव्यमान, मास, m होता है दोस्तों द्रव्यमान, और इसके बाद में h होती है हाइट, ऊंचाई। h क्या होती है? ऊंचाई। और g होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो इस स्थितिज ऊर्जा का मान किस किस पर डिपेंड करेगा? वस्तु के द्रव्यमान पर और उसकी ऊंचाई पर। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। स्थितिज ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मान वस्तु के द्रव्यमान व उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। यदि दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान का मान बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता है और पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने पर इसका मान बढ़ जाता है। दोस्तों एक बार फिर से देख लो, स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का मान mgh होता है। m यहाँ पे मास है, g ग्रेविटेशनल गुरुत्व है,
और एच क्या है, हाइट, ऊंचाई। अब स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वस्तु के द्रव्यमान और उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है, एम और एच पर डिपेंड करता है, क्योंकि जी का मान तो यहाँ पर फिक्स होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो जी का मान फिक्स होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर फिक्स है, लेकिन इसके अलावा इसका मान डिपेंड करेगा एम और एच पर। अगर द्रव्यमान बढ़ाएंगे, ऊंचा द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, और पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एक छोटे से एक पत्थर को यदि ऊंचाई से गिराया जाए और उसकी जगह एक 10 ग्राम का पत्थर है और एक किलोग्राम का पत्थर है, अगर उसको अपन एक बिल्डिंग से गिराए नीचे तो जल्दी से 10 किलोग्राम का पत्थर आएगा, क्योंकि उसके अंदर उसका द्रव्यमान ज़्यादा था। तो द्रव्यमान ज़्यादा था तो उसके अंदर ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा थी, और स्थितिज ऊर्जा उसमें ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए वो उतनी ज़्यादा किस में कन्वर्ट हुआ, गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा उसकी किस में बदली, गतिज ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हुई। तो वो तेजी से कहाँ आ गया, वो पत्थर चलता हुआ कहाँ गया, नीचे आ गया। इसी प्रकार से दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जैसे इसका मान है ना डिपेंड करता है पृथ्वी के ऊंचाई पर। अगर किसी वस्तु या पिंड को जैसे जैसे ऊंचाई पर लेके जाएंगे, उसकी ऊंचाई को बढ़ाते जाएंगे, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे एक पानी के अंदर भरी हुई पानी, जो पानी है टंकी है, टंकी में पानी भरा हुआ है, अगर उस पानी को अपन जितनी ऊंचाई पे भरते जाएंगे, जितनी ऊंचाई पर लेके जाएंगे, उतनी ही उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा निहित होती जाएगी। और जितनी ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा उसमें निहित होगी, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे ले जाएंगे उतनी ज़्यादा उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, और जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर उस पानी को ले जाकर छोड़ा जाएगा तो वो तेजी से बहता हुआ कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो दोस्तों आपको पता है गतिज ऊर्जा का मान भी, स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट होती है किसमें, गतिज ऊर्जा में। तो जितनी ज़्यादा ऊंचाई से पानी को खोला जाएगा उतनी तेजी से वो नीचे की ओर बहता हुआ आएगा, क्योंकि उसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है। तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है तो उतनी ज़्यादा उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्थितिज ऊर्जा का मान दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान और उसकी ऊंचाई पर। द्रव्यमान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स जो कई बार परीक्षाओं में आते हैं। तो एग्जाम्पल्स भी यहाँ अति महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी आप ध्यान में रखेंगे। स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, देखो किसके एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं आप, स्थितिज ऊर्जा के, स्थितिज ऊर्जा के। देखो पहला एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, चाबी भरने वाली घड़ी में स्थितिज ऊर्जा रहती है। आपको याद रखना है, जैसे चाबी भरने वाली घड़ी में एक स्प्रिंग होती है, अगर उसमें चाबी भरी जाती है तो ये स्प्रिंग है ना सिकुड़ कर एक दूसरे के बिल्कुल क्या जाती है, नज़दीक आ जाती है। तो इसकी स्थिति में क्या आता है दोस्तों, परिवर्तन आता है। तो आपको ध्यान में रखना है, चाबी भरने वाली घड़ी के अंदर कौन सी ऊर्जा निहित होती है, स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। फिर दूसरा एग्जाम्पल इसका, सेकंड एग्जाम्पल, तने हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा रहती है। तने हुए धनुष में भी कौन सी ऊर्जा रहती है, स्थितिज ऊर्जा रहती है। अगर धनुष के को अपन खींचें, जो उसकी रस्सी डोर होती है उसको खींचा जाए तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा रहती है दोस्तों, इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। तीसरा इसका एग्जाम्पल है, ऊंचाई पर बने बांध के पानी में भी कौन सी ऊर्जा रहती है, स्थितिज ऊर्जा ही रहती है। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे ले जाएंगे पानी को, उतनी ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ेंगे तो उतनी तेजी से बहेगा। तो ऊंचाई बढ़ने से स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, चौथा एग्जाम्पल है तनी हुई स्प्रिंग। तनी हुई स्प्रिंग, तनी हुई स्प्रिंग में भी कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। तनी हुई स्प्रिंग में भी कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर स्प्रिंग की स्थिति सामान्य है, मान लीजिए अगर स्प्रिंग ऐसी है और उसको, ये सामान्य कंडीशन है इसकी, ये सामान्य है, और इस स्प्रिंग को अगर खींचा जाए तो इसकी स्थिति में क्या जाएगा दोस्तों? परिवर्तन आ जाएगा। तो ये खींचने की स्थिति है, खींचने पर, तो खींचने पर इसमें कौन सी ऊर्जा जाएगी? स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं। इन सब के अंदर ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों? ये स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल्स हैं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट गतिज ऊर्जा के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। गतिज ऊर्जा, गतिज गतिज ऊर्जा के बारे में दोस्तों, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों अब आपको ध्यान में रखना है कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। गतिज ऊर्जा के ई का मान, गतिज ऊर्जा के ई बराबर 1/2 mv² होता है। गतिज ऊर्जा के ई बराबर 1/2 mv² होता है। ये तो होता है इसका गणितीय मान दोस्तों। अब गतिज ऊर्जा होती क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। किसी वस्तु की गति के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसको अपन गतिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। ध्यान में रखना है, जैसे पंखा घूम रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा निहित है? गतिज ऊर्जा निहित है। और आपको ध्यान में रखना है, अगर मान लीजिए तीर चल रहा है, धनुष से तीर चल रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। बंदूक से गोली निकलकर तेजी से जा रही है, गति कर रही है, तो उसमें गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा होती है। तो किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं दोस्तों? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहेंगे। और स्थितिज ऊर्जा सदैव गतिज में बदलती है। गतिज ऊर्जा सदैव किस में बदलती है? स्थितिज ऊर्जा में, क्योंकि आपने पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है गतिज में, और गतिज ऊर्जा कन्वर्ट होती है स्थितिज ऊर्जा के अंदर, और वो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं इस गतिज ऊर्जा का जो गणितीय जो रूप है वो कह रहा है 1/2 mv², ये इसका सूत्र होता है। और इसके आधार पे आपको ध्यान रखना है कि गतिज ऊर्जा का मान, गतिज ऊर्जा का मान वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान m पर और उसके वेग पर निर्भर करता है। उसके वेग पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा का मान वस्तु के द्रव्यमान m पर और उसके वेग पर डिपेंड करता है। आपसे पूछे कि गतिज ऊर्जा किस किस पर डिपेंड करती है, तो आपको ध्यान रखना वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है दोस्तों। अगली बात आपको ध्यान में रखनी है, जो महत्वपूर्ण बात है, गतिज ऊर्जा में अधिकतम परिवर्तन
अधिकतम परिवर्तन करना हो, अधिकतम परिवर्तन करना हो तो उसके वेग में परिवर्तन, उसके वेग में परिवर्तन करना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम बदलना हो, उसमें अधिकतम परिवर्तन लाना हो, तो आप किस में ज्यादा परिवर्तन किस में लाएंगे? तो उसके वेग में चेंज कर देंगे तो गतिज ऊर्जा के मान में अधिकतम परिवर्तन आएगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आप अगर गतिज ऊर्जा में अधिकतम परिवर्तन लाना चाहते हैं तो किस में चेंज करना आवश्यक होगा? वेग में परिवर्तन करना आवश्यक होगा। और आपको ध्यान में रखना है अगली बात, यदि वेग को दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, वेग को दुगना कर दिया जाए दोस्तों, अगर v का मान 1 के बजाय 2 कर दें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का मान दुगना न होकर 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना परिवर्तन आ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगी। वेग को दुगना करोगे तो गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना बढ़ेगा। गतिज ऊर्जा का मान, गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और यदि वेग को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान, गतिज ऊर्जा का मान, गतिज ऊर्जा का मान 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा। ये आपको महत्वपूर्ण बिंदु इसके ध्यान में रखने हैं। एक बार फिर से देख लें दोस्तों, गतिज ऊर्जा का मान होता है 1/2 mv²। और गतिज ऊर्जा का मान वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा में अगर अधिकतम परिवर्तन लाना हो तो उसके वेग में परिवर्तन करना अनिवार्य होता है, द्रव्यमान के बजाय उसके वेग में परिवर्तन करना अनिवार्य माना जाता है। यदि वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान भी 4 गुना बढ़ जाता है। और यदि वेग को आधा कर देंगे तो वेग को दुगना करेंगे तो दोस्तों 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुना वेग बढ़ जाएगा। और वेग को अगर आधा कर दिया जाएगा तो वेग 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, तो गतिज ऊर्जा का मान 1/4 हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बातें हैं गतिज ऊर्जा की जो आपको ठीक ढंग से याद रखनी है। और यहाँ से प्रश्न पुटअप होने की बड़ी संभावना रहती है, या तो कई बार सूत्र पूछ लेता है या आपसे पूछता है कि गतिज ऊर्जा में अधिकतम परिवर्तन करें तो आप किसको मान को बदलें, या वेग को दुगुना करने से गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, आधा करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा, 4 गुना अगर वेग को बढ़ा देंगे 4 कर देंगे, यहाँ पे 1 के बजाय 4 कर देंगे तो 4 का 16 गुना गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। 5 गुना करेंगे 1 के बजाय वेग 5 गुना हो गया तो 5 का स्क्वायर 25 गुना गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट आगे आपको पढ़ना है गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, उदाहरण कौन से हैं। गतिज ऊर्जा के उदाहरण, गतिज ऊर्जा के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों आगे आपको पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल है जैसे चलता हुआ
चलता हुआ, चलता हुआ तीर, चलता हुआ तीर। जब धनुष से धनुष तना हुआ रहता है तो दोस्तों उसके अंदर अधिकतम स्थितिज ऊर्जा रहती है, लेकिन जैसे इसको छोड़ते हैं तो वो तेजी से आगे की ओर चलता है तो उसमें वो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो चलते हुए तीर में कौन सी एनर्जी रहती है? गतिज ऊर्जा निहित रहती है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, सेकंड एग्जाम्पल, बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। पानी अगर स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा, और बह रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी? गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। चल, बंदूक से निकली हुई गोली, बंदूक से निकली गोली, बंदूक से निकली हुई गोली में निहित ऊर्जा, बंदूक से निकली गोली में भी कौन सी ऊर्जा रहती है? गतिज ऊर्जा रहती है। इसके अलावा जैसे और एग्जाम्पल, बहता हुआ पानी आ गया, चलता हुआ तीर आ गया, चलता हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली, चलती हुई घड़ी की सुइयां, इन सब में भी कौन सी ऊर्जा रहती है? गतिज ऊर्जा रहती है। और दोस्तों चलता हुआ पंखा, चलती गाड़ी, चलती हुई गाड़ी आदि में गतिज ऊर्जा निहित होती है। आदि में दोस्तों कौन सी ऊर्जा निहित रहती है? गतिज ऊर्जा रहती है, गतिज ऊर्जा निहित रहती है। तो ये हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स। तो आपको इसके बारे में ये बातें ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगली बात पढ़ते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण, चेंजिंग इन एनर्जी, चेंजिंग इन एनर्जी। ऊर्जा का रूपांतरण। तो दोस्तों ऊर्जा के रूपांतरण से क्या अर्थ है ये आपको समझना है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं होती है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। उसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा किस रूप में बदलती है, कौन सी युक्ति कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आपसे पूछा जाए कि विद्युत बल्ब कौन सी ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, तो विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस में? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। पंखा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। प्राथमिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेकेंडरी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक से वापस किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर है वो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है, डायनेमो है। इसके अलावा जो जनरेटर होता है आपको पता है यांत्रिक ऊर्जा से उसके अंदर विद्युत ऊर्जा बनती है। हीटर होता है विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो अलग अलग जो युक्तियां होती है वो कौन सी ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती हैं, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले मैं इस क्रम में आपको बता रहा हूँ कि कौन सी इकाई के द्वारा कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है।
तो आपको ध्यान में रखना, हीटर विद्युत ऊर्जा को आपको पता है कन्वर्ट करता है वो किसमें, ऊष्मा ऊर्जा में। ऊष्मा ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा जाएगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। बल्ब आपको ध्यान में रखना है, विद्युत ऊर्जा को दोस्तों किस में बदलता है, विद्युत बल्ब प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसी प्रकार से प्राथमिक सेल, तो प्राथमिक सेल दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो द्वितीयक सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल, वो आपको पता है पहले विद्युत ऊर्जा को आपको पता है किससे बदलते हैं, रासायनिक में। ऊर्जा में, और फिर रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होती है दोस्तों किसमें, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, विद्युत मोटर होती है, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है जनरेटर। तो जनरेटर, इसको दोस्तों मैं आगे वाले पेज पे ले रहा हूँ। आगे जनरेटर है, धारा जनित्र, ये करता है, आपको ध्यान में रखना है, ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। और अब आगे आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो बल्ब होता है विद्युत बल्ब प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो ये कुछ युक्तियां हैं जो ऊर्जा का क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं। जैसे लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर, तो वो आपको पता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है।
तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता और ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में ही चेंज होती है। तो कौन सी युक्ति के द्वारा कौन सी ऊर्जा बनाई जाती है, ये बातें आपने पढ़ी। तो दोस्तों आज के चैप्टर में ऊर्जा का जो भी बातें थी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में अब नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।